नमस्कार, खरी खरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो इन दिनों मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक उभरते हुए युवा नेता हैं। कैबिनेट के वो एक मंत्री भी हैं और ऐसे मंत्री हैं जिनके पास खासा महत्वपूर्ण विभाग है। और एक बात जो कही जाती है कि इन दिनों जो शिवराज सिंह चौहान की एक कोर ग्रुप जैसा उनका एक डेवलप हुआ है, उनके वो जो मित्र हैं जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के समय से उनके साथ रहे हैं, उस कोर ग्रुप के भी वो एक सदस्य हैं। और ये कोर ग्रुप इन दिनों मध्य प्रदेश में काफी ताकतवर, काफी प्रभावी माना जा रहा है। आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी। विश्नोई जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दीदी। मध्य प्रदेश के बारे में एक चीज ये कही जाती है विश्नोई जी, आपके सामने काफी चुनौतियां हैं कि एक ऐसा राज्य है जो स्वास्थ्य के मोर्चे पर बहुत सारी मुश्किलों और कठिनाइयों से जूझ रहा है। आपने अभी रिसेंटली पचमढ़ी में जो विचार मंथन वाली बैठक थी उसमें आपने कहा था कि आपको समय दिया जाना चाहिए, ऐसी रिपोर्ट्स आई थी। क्या आपके पास ब्लूप्रिंट है मध्य प्रदेश को, जो कि एक वास्तव में हेल्थ की दृष्टि से एक बीमारू राज्य का लेवल उसके साथ लगा है, कैसे आप उसको बाहर निकालेंगे? शरद जी, ये बात ठीक है कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है और उस बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधारने की जवाबदारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरी सरकार पार्टी ने मुझको दी है। और मैं जब से 6 महीने से मुझको ये दायित्व मिला है, मैं अपने हर संभव प्रयास कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये व्यवस्थाएं लगातार मेरे को सहयोग मिल रहा है और बहुत कुछ नई योजनाएं इस दिशा में हम लागू कर पाए हैं। और अब हमको ये विश्वास हो चला है कि हम अपने कार्यकाल के दौरान निश्चित रूप से इस मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य को सही लाइन पर ले आएंगे। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर, ये दो ऐसे आंकड़े हैं जिसको शायद आप स्वास्थ्य मंत्री के नाते कभी देखना नहीं चाहते होंगे। जब भी आपके सामने फिगर्स आते होंगे आप भी चौंकते होंगे। और मध्य प्रदेश का एक बड़ा खराब नाम आता है कि उन राज्यों में शामिल है जहां मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के आंकड़े काफी अलार्मिंग हैं, चौंकाने वाले हैं। इस दिशा में आपकी क्या रणनीति है कि इनको कम किया जाए और मध्य प्रदेश को ये जो खराब टैग उसके साथ लगा है उससे बाहर निकालें? शरद जी, मैं यहाँ आपसे सहमत नहीं हूँ। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर के जो शर्मनाक आंकड़े हैं उनको हम रोज देखना पसंद करते हैं, क्योंकि जब तक वो चुनौती हमारे सामने नहीं होगी तब तक हम उसको निपटने के रास्ते नहीं निकाल पाएंगे। और जो विगत कुछ महीनों के अंदर हम लोगों ने एक के बाद एक नई योजनाएं लाई हैं, उन योजनाओं में मुख्य रूप से हमारा कंसंट्रेशन जो है यही बिगड़े हुए आंकड़ों को सुधारना है। और न सिर्फ सुधारना है, हमको लगातार इसमें सफलता भी मिली है। हमारे को सारी सफलता इस पर तब मिलेगी जब अधिक प्रसव संस्था में होंगे, अस्पताल के अंदर आके होंगे। जितने प्रसव घर में होंगे उतना खतरे का प्रतिशत ज्यादा होगा। आज नहीं होगा, कल होगा। माँ की जान बच जाएगी, बच्चे की जान बच जाएगी, तो कल बच्चे को कोई ना कोई रोग लग जाएगा, कोई ना कोई तकलीफ खड़ी होती रहेगी। इस सब का इलाज है कि माँ का प्रसव आए तो बच्चे का प्रसव जो है अस्पताल में हो। और उसके लिए हमारी जो योजनाएं लागू हुई हैं वो योजनाओं से आप अवगत है। एक के बाद एक हमारी जननी सुरक्षा योजना तो बाद में आई, जो केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित थी। क्यों? उसके पहले हमने प्रसव हेतु परिवहन एवं उपचार योजना लागू की हुई थी। उस दोनों योजनाओं में फर्क है। हमारी योजना जो थी हमने सब वर्गों के लिए करी, SC ST के लिए भी थी, सामान्य वर्ग के लिए भी थी, 2 बच्चों से ज्यादा वाले के लिए भी थी, 2 बच्चों के लिए भी लागू। विष्णु जी, योजनाएं बहुत बनती हैं लेकिन जब तक उनका इम्प्लीमेंटेशन एकदम ग्राउंड रियलिटी के अनुरूप ना हो, उसकी एक बड़ी अच्छी मॉनिटरिंग ना हो और खास तौर से ये देखा जाए कि जो योजना है वो बिल्कुल अपने उद्देश्य को पूरा करे, मॉनिटरिंग के लेवल पे आपकी क्या स्थिति है? योजनाएं बहुत आती हैं लेकिन वो परिणाम नहीं दे पाती। मॉनिटरिंग इन योजनाओं की लगातार हो रही है, सतत हो रही है और आंकड़े जो हमको आ रहे हैं वो अत्यधिक उत्साहजनक हैं। जैसे मैं आपको कहना चाहूंगा कि विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना हमने चालू करी। सिर्फ 1 महीने का जो आंकड़ा हमारे पास आया, उस 1 महीने से हमको उत्साह हुआ कि हमने 6000 से ज्यादा महिलाओं को उस राशि का लाभ हम दिला पाए। इसके बाद पर्सनल मॉनिटरिंग, मैं अभी खुद होशंगाबाद गया था पिछले हफ्ते और होशंगाबाद में मैंने पाया कि उस योजना का लाभ वहां पर नहीं मिल रहा है। जो योजना अधिकारी लागू नहीं कर रहे हैं उनको दंडित किया गया। उस दंड के परिणाम ये निकले कि बाकी के जिलों में भी ये जागरूकता आ गई और जहां कहीं इस मामले में ढिलाई थी उस मामले में फिर से चुस्ती आ गई। क्या नए जब भी योजना लागू होती है तो टीचिंग ट्रबल्स जिसको हम कहते हैं, वो टीचिंग ट्रबल्स हर जगह आती हैं, हमारे विभाग में भी आ रही हैं। हम उसको सतत मॉनिटरिंग के माध्यम से निकाल रहे हैं।
ये अच्छी बात है कि आप पूरी ईमानदारी से ये बात मानते हैं कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य खुद ही बिगड़ा हुआ है। क्या आप ये भी मानते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है उसकी इच्छा शक्ति को भी जंग लगा हुआ है, या उसका जो जिस तरह से काम करने का जो उसका तरीका है वो भी कुछ परिणाम देने में एक बड़ी बाधा बनता है? रिसेंटली एक पोलियो का मामला सामने आया छतरपुर जिले में, और जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पोलियो उन्मूलन की तरफ बढ़ रही थी, उसकी उम्मीदों को, उसके कार्यक्रम को बहुत तगड़ा झटका लगा। पोलियो में हम अत्यधिक गर्व के साथ कहते थे कि पिछले 3 साल में हमारे यहाँ एक भी इस प्रकार का प्रकरण नहीं आया है, और 3 साल में जब हमारे सामने पहला प्रकरण आ गया तो निश्चित रूप से हम चौंकने के बाद उसकी जवाबदारियां तय करी, उन लोगों को दंडित किया, और फिर से वहां पर एक नए सिरे से उस पूरे एरिया में इस महीने में 2 बार हम नए सिरे से पोलियो अभियान चलाने जा रहे हैं। गलती हो सकती है, पर गलती को पहचानना, स्वीकार करना, गलती वाले करने वाले को दंड करना, गलती सुधारने के लिए कदम उठाना, यही एकमात्र सतत प्रक्रिया है जिससे कि निष्कर्ष निकलेंगे। जहां तक सवाल है स्वास्थ्य विभाग के अमले को जंग लगा होने का, इस आरोप से मैं सहमत नहीं हूं। आरोप इसलिए सहमत नहीं हूं क्योंकि आरोप अपने आप में बहुत सटीक नहीं है। अमले को जंग शायद इसलिए भी लगी हुई थी कि अमले के पास सुचारू व्यवस्थाएं नहीं थी, प्रॉपर बिल्डिंग नहीं हो, बैठने की व्यवस्था नहीं हो, मशीनें नहीं हो, दवाओं की समुचित क्वांटिटी उपलब्ध नहीं हो, बिजली फेल है तो बिजली की व्यवस्था नहीं हो, ऐसी सारी चीजें नहीं होंगी तो निश्चित रूप से किसी भी अमले का किसी भी विभाग में कहीं भी काम करने को मन नहीं लगेगा। आप ये मानते हैं कि अब सारी व्यवस्थाएं आपने की हैं और चाक चौबंद बनाने के लिए विभाग को जो सारे सरंजाम जरूरी हैं वो मुहैया कराए गए हैं? हम सरंजाम सुविधा उपलब्ध कराते जा रहे हैं, पुरानी आदतों में उनके भी सुधार आता चला जा रहा है। खासतौर से जो हमको संस्थागत प्रसव में सफलता मिली है, 33% इजाफा हुआ है पिछले 1 साल के अंदर संस्थागत प्रसव में। तो ये कैसे संभव हुआ? जब तक हमारा वहां अमला जो है वो हमको सपोर्ट नहीं करता, अमला सक्रिय नहीं होता, तो ये 33% प्रसव कहां से बढ़ जाते? आज उसकी बढ़ती हुई संख्या बता रही है कि उनकी भी आदतें बदली हैं, उसमें और सुधार की आवश्यकता है, ये बात ठीक है। विष्णु जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं जाइएगा मत। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खरी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। विश्नोई जी, आप काफी ईमानदारी से कोशिश करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे आपकी कोशिशों को, आपकी उम्मीदों को, आपके प्रयासों को भी एक बड़ा झटका लगता है। भोपाल का जो सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है हमीदिया अस्पताल, वहां रिसेंटली कुछ जो ऑपरेशन में निश्चेतक के रूप में, एनेस्थीसिया के रूप में जो दवा यूज होती है, उसका पता चला कि वो जानवरों को दी जाने वाली दवा केटामिन है, और उस दवा को लेकर काफी बवाल मचा। हालांकि कार्रवाई की गई, कुछ लोगों को अनुशासनात्मक कार्रवाई भी हुई, लेकिन बड़ी एक तरह से आप जो भी ईमानदाराना प्रयास की बात करते हैं, वो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई भी घटना होती है तो वो बहुत पीछे चला जाता है। कहीं कोई ईमानदाराना प्रयास को इस प्रकार की किसी भी घटना से कोई झटका नहीं लगता है। घटना गंभीर थी, घटना गंभीर है, दोषी लोगों के खिलाफ इसीलिए कार्रवाई की गई, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इसीलिए मैदान में उतर कर गए, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। परंतु लाखों बार 1 साल में प्रदेश के अनेकों अस्पतालों में इस प्रकार की दवा पहुंचती है। उन लाखों में यदि कहीं एक बार कोई दवा गलती से दूसरी पहुंच गई तो ये कोई बहुत बड़ा उदाहरण नहीं है, गंभीर उदाहरण है, उसके लिए हम गंभीर भी है, उसमें हम कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जानवरों को दी जाने वाली दवा कैसे एक हॉस्पिटल में जहां रोज हजारों मरीज आते हैं, जो कैपिटल में, राजधानी में अस्पताल है, सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, वहां किस प्रक्रिया के तहत ये दवा पहुंच जाती है, और गाफिली ये कि किसी को पता नहीं चलता कि ये दवा वहां आ गई? गलतियों के कई कारण है। सबसे बड़ी गलती तो दवा बनाने वाले की है कि उसने वो दवा यहाँ भेज दी। उसके पहले ये संयोग और जानकारी है कि केटामिन नाम की वही दवा उसी कंपोनेंट के साथ में जानवरों को भी लगाई जाती है, आदमी को भी ले जाती है। वही कंपनी एक दवा के लेवल पे जानवरों का लगा देता है तो वो जानवरों के डिपार्टमेंट में भेज दी जाती है, उसी पर जब आदमी का लेवल लगा दिया जाता है तो वो आदमी के विभाग में चली जाती है। दवा वही है, सिर्फ डोज देते समय डोज का फर्क हो जाता है। जानवर का वजन ज्यादा है तो उसको ज्यादा डोज में दी जाती है, आदमी का वजन कम है तो उसको कम डोज में दी जाती है, बच्चा और कम वजन का होगा तो उसको और कम वजन के साथ दी जाएगी, चूंकि नाम कॉमन है, कंपोनेंट्स कॉमन है। और इस प्रकार की गलती शायद इसी कारण हुई है कि एक सी नाम की दवाएं थी, इसलिए वो गलती से यहाँ आ गई होगी। फिर भी हमने उस गलती को क्षम्य नहीं माना, उस कंपनी को दंडित किया, उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया, उसको दिए गए तमाम ऑर्डर्स पर रोक लगाई। जिस डॉक्टर ने उसको रिसीव किया था, जिस स्टोर कीपर ने उसको हैंडल किया था, उन तमाम लोगों को सस्पेंड किया है, क्योंकि हम मानते हैं कि जानवरों की कोई भी दवा आदमियों को देना निश्चित रूप से गंभीर गलती की श्रेणी में आता है। ये भी कहा जाता है कि हमीदिया हॉस्पिटल के बारे में
कोई भी सरकार, चाहे इसके पहले कांग्रेस रेजिम में भी काफी कोशिशें हुई, लेकिन ऐसी बिगड़ैल व्यवस्था वहां की हो गई है कि कितनी भी आप कोशिश करते हैं, 4 कदम आप आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि 8 कदम आप पीछे हो गए हैं। क्या इसके लिए आप कोई फुल प्रूफ कोई योजना लेकर आए हैं कि हमीदिया जैसे हॉस्पिटल, जो कि आम व्यक्ति की बहुत उसकी हेल्थ से जुड़े हुए हैं, उसकी कंसर्न से जुड़े हुए हैं, वहां कोई ऐसी व्यवस्था आजमाई जाए जिससे लोगों को बहुत राहत मिले? मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि तमाम तकलीफें वहां खड़ी होती हैं जब आदमी को वहां पर दवा ना मिले। बहुत सी चीजें तो इसलिए है कि हम दवा नहीं दे पा रहे। उस दिन भी हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ जब वहां पहुंचे तो आम लोगों की शिकायत थी कि साहब हम यहाँ पड़े, हमको दवा नहीं मिल रही, दवा हमको बाहर से खरीद के लाना पड़ रही है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि दवा खरीदने के लिए जितना बजट उस अस्पताल को दिया जाना चाहिए, जितने मरीज वहां आते हैं उतने बजट की व्यवस्था नहीं। इस साल हमने उस बजट को बढ़ाया, 70% बजट हमने दवा खरीदने का, 80% से ज्यादा हमने बजट बढ़ाया। उसके कारण दवा की उपलब्धता बढ़ी। अब हमने दवा की नई नीति बनाई है। ये आपने जो बजट बनाया ये सिर्फ हमीदिया के लिए या पूरे मध्य प्रदेश में आपने सब तरफ? आपको फिर जानकारी दूंगा। मध्य प्रदेश के 5 मेडिकल कॉलेज में हर साल, पिछले साल तक दवा खरीदने का बजट होता था 9 करोड़। इस साल हमने उसको बढ़ा के किया 16 करोड़। और अब जो नई दवा खरीदने की नीति के तहत ये 16 करोड़ की दवा आएगी, उसकी क्वांटिटी पहले वाले मुकाबले में 4 गुनी ज्यादा होगी। इसके कारण भी उसकी उपलब्धता बढ़ेगी। तीसरा एक निर्णय हमारा ये भी है, एक संकल्प है हमारा कि हमको यदि इसके दवा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए और बजट की व्यवस्था करना पड़ेगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी उदार हृदय से इसके लिए और राशि देने को तैयार है। तो एक बार जहां दवा की उपलब्धता बढ़ जाएगी तो बहुत सी शिकायतें अपने आप में कम हो जाएंगी। ये वाकई एक महत्वपूर्ण पहल होगी जो दवा के संदर्भ में आप बात कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ये भी बात उठती है कि दवा की जो परचेजिंग है उसको लेकर अक्सर विवाद उठते हैं। कई बार कहा जाता है कि अच्छी गुणवत्ता की दवा नहीं खरीदी गई है, एक सेंट्रल परचेजिंग की कोई योजना बननी चाहिए, केंद्रीय खरीदी की कोई योजना होनी चाहिए। क्या इस तरफ भी कोई पहल हुई? पहल नहीं हुई, इस पर निर्णय हो गया, कैबिनेट ने उसको क्लियरेंस दे दिया। हमने नई अपनी दवा नीति घोषित कर दी। उसके हिसाब से अब टेंडर हमारे 10-5 दिन के अंदर मार्केट में आने वाले हैं। अब जो परचेज होगी वो सेंट्रल परचेज होगी। 100 करोड़ से ज्यादा रुपए की परचेज हम सेंट्रल की करने जा रहे हैं और उसमें हम सीधे दवा के निर्माता से उस दवा को खरीदेंगे। टेंडर इलेक्ट्रॉनिकली होगा, टोटल ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, भ्रष्टाचार की गुंजाइशें खत्म हो जाएंगी। किसी भी जिला अस्पताल में आपको जाके ना ऑर्डर लेने की जरूरत है, ना माल सप्लाई करने की जरूरत है, ना आपको पेमेंट लेने के लिए वहां धक्के खाने की आवश्यकता है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। सब केंद्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिकली टेंडर हो जाएगा, वहीं आपको ऑर्डर मिल जाएगा। आप माल जाके सप्लाई करेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस में जाके देके आएंगे जो प्राइवेट आदमी चला रहा है, और आपको पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। सरकारी अस्पतालों के बारे में एक आरोप ये भी लगता है कि कई बार वहां के जो डॉक्टर या स्टाफ होते हैं वो वीआईपी लोगों की तीमारदारी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आम आदमी की उपेक्षा होती है। अक्सर कई बार फोन आ जाते हैं कुछ पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, कुछ अधिकारी या कुछ और लोग। तो क्या आप कुछ इस व्यवस्था से भी निपटने की कोई स्ट्रेटजी आपके पास है कि ऐसा ना हो कि वहां का जो महकमा है जो पहले ही ओवर काम के अतिरिक्त बोझ से जूझ रहा है, उसको वीआईपी ड्यूटी का भी एक अतिरिक्त जिम्मेदारी उसको मिली रहे हमेशा? ये तो देखिए बहुत स्वाभाविक सी बात है। हम और आप भी आज जो है, यदि कोई वीआईपी आ जाएगा तो अपने स्वाभाविक काम और रोज के काम को छोड़ के उस वीआईपी के साथ लग जाएंगे। तो यदि यही कारण अपने को वहां देखने मिलता है तो कोई बहुत बड़ा ऐसा कारण नहीं है। परंतु इस बात की कोशिश हो कि हमारा दैनिक जो दायित्व है और काम है उसकी उपेक्षा ना हो, इस दिशा में हम लोग सतत प्रयत्नशील हैं। आपके लिए एक बड़ी चुनौती ये भी कही जाती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो अंगद के पैर की तरह, जहां उनकी खासतौर से बड़े बड़े शहरों में जहां उनकी पोस्टिंग है वहां कई वर्षों से वो जमे हुए हैं और वहां से उनको हिलाना, जैसा कि कहा जाता है अंगद के पैर की तरह, उनको कोई भी नहीं हिला सकता है। कुछ ट्रांसफर को लेकर आपने कोई ऐसी पॉलिसी ली है कि जिसमें एक यूनिफॉर्मिटी है, एक रूपता है और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच में एक आदर्श संतुलन भी है उसमें? डॉक्टर को हिलाना, ये जड़ से उखाड़ के फेंक देना, ये हमारी नीति का अंदर कदापि नहीं है। हम तो उससे काम लेना चाहते हैं, आम जनता के हित में काम लेना चाहते हैं। जितना काम दिया जा रहा है वो काम अपना पूरा करता रहे, फिर उसके बाद उसकी एक ही जिले में बना रहे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। अभी हमने सैकड़ों प्रमोशंस किए, 10 साल के बाद स्पेशलिस्ट के पदों पर प्रमोशन हो पाए। स्पेशलिस्ट के पदों पर प्रमोट करके पोस्टिंग करते समय हमने न किसी की शक्ल देखी न नाम देखा। यदि उसी स्थान पे उसी जिले में स्पेशलिस्ट का पद रिक्त था, उसको बिना किसी रिकमेंडेशन के वहीं पदस्थ कर दिया। यदि वहां पर रिक्त नहीं था, उस जिले में किसी स्थान पर रिक्त था तो उसी जिले में कर दिया। जब जिले में भी रिक्त स्थान नहीं मिला तो उस संभाग के अगल बगल के किसी अस्पताल में कर दिया। कोशिश ये रही कि डॉक्टर को ज्यादा डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, जरूरत है उससे अधिक से अधिक काम लेने की।
तो आप इस तरफ उसको मोटिवेट करने के लिए एक प्रोग्राम लेके सामने हैं, और कहीं आपका कहना है कि उनको डिमोरलाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डिमोरलाइज तो वो पहले से था। जैसे मैंने कहा ना कि व्यवस्थाएं चूंकि समुचित नहीं थी, अब हम जब समुचित व्यवस्था करा रहे हैं और उसको लगातार काम का दबाव भी उसके ऊपर आ रहा है, तो वो उसका जो डिमोरलाइजेशन था वो अब उस स्टेज से वो बाहर आ रहा है। वो खुद भी काम के प्रति जुट रहा है। उसमें भी उसके बाद भी हम ये नहीं मानते कि 100% अमला सुधर गया है। आज भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है। ऐसे लोगों को छांटा जा रहा है, चिन्हित किया जा रहा है, दंडित किया जा रहा है। ये प्रमाण है कि हम 288 से ज्यादा लोगों को बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं, नौकरी से बर्खास्त कर चुके हैं। उस दिशा में भी हम कहीं कमजोर नहीं है। अभी ऐसे कितने लोग और सूची में हैं जिनको आपने टारगेट किया हुआ है या जिन्होंने रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं किया है, जो अपनी पोस्टिंग वाली जगह ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर पर नहीं गए हैं? ऐसी सूची के कोई ऐसी बनी नहीं है, परंतु जहां भी कोई ऐसी जानकारी आ रही है कि ये व्यक्ति अपने काम के प्रति ईमानदार नहीं है, तो उसको निपटने के लिए सब रास्ते अपनाए जा रहे हैं। यदि वो एक किसी स्थान पर बैठ गया है और बैठ के वहां काम करने के बजाय मक्कारी कर रहा है, तो ऐसे मक्कारों से निपटने के लिए उसको तत्काल दूसरे जिलों का भी रास्ता दिखाया जा रहा है, ताकि वो दूसरे जिलों में जाए, वहां दबाव के तहत फिर काम करे। ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने में हम देर नहीं लगा रहे। जो व्यक्ति वहां रह के और कोई न्यूसेंस कर रहा है, उसको हम वहां से उखाड़ भी रहे हैं। विष्णु जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। इस वक्त हमारे साथ हैं कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। खरी खरी में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी, जिनसे बातचीत हम जारी रखेंगे। विश्नोई जी, कुछ राजनीतिक चर्चा भी हो जाए। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनके जो विश्वसनीय लोगों का एक कोर ग्रुप इन दिनों मध्य प्रदेश में कहा जाता है, उसमें नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, उसमें आप शामिल हैं, उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उसमें कमल पटेल साहब भी हैं। ये कहा जाता है कि बहुत ताकतवर एक ग्रुप है जो सत्ता के गलियारों में, कॉरिडोर्स में इन दिनों बहुत ही ताकत के साथ सामने आया, और उनकी एक विश्वसनीय टीम है जिस पर वो भरोसा करते हैं। कई लोगों को इससे तकलीफ भी है। वो कहते हैं कि ये जो इनकी एक पूरी एक ग्रुप है, ये ग्रुप ही मध्य प्रदेश में सत्ता को संचालित कर रहा है। शरद जी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि समय की कमी के कारण आपने और नाम नहीं गिनाए। उनके विश्वस्त लोगों की टीम में 30 मंत्री शामिल है। उस 30 मंत्री की लिस्ट आप पढ़ोगे तो शायद समय ज्यादा लग जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो लोग जो उनके भारतीय जनता युवा मोर्चा के दिनों से उनके सहयोगी हैं, स्वाभाविक है कि जो उनके मित्र उस समय से रहे हैं, एक एज ग्रुप भी सबका लगभग समान ही है, सबने एक दूसरे की वर्किंग को करीब से देखा, वो तो कुछ 4-5 लोग ही हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। विशेष रूप से हर ग्रुप का जो बंटवारा होता है, काम का बंटवारा होता है, विभागों का जिस हिसाब से होता है, तो किसी विभाग का रोजमर्रा का उनसे ताल्लुकात होता है। कोई विभाग ऐसा है कि रोजमर्रा का ताल्लुकात नहीं है। जिनका रोजमर्रा का ताल्लुकात है वो आसपास ज्यादा दिख जाते हैं, जिनका रोजमर्रा का ताल्लुकात नहीं है वो आसपास नहीं दिखते हैं। जहां तक विश्वस्त लोगों का सवाल है, 30 के 30 कैबिनेट में जो सदस्य है सभी उनके विश्वस्त हैं और उसी रूप में उनके साथ सहयोग कर रहे हैं। पचमढ़ी में जो आपकी एक बैठक हुई, उसके बारे में ये भी कुछ रिपोर्ट सामने आई। कहा यह गया कि पार्टी इस बात को लेकर चिंतित है कि जो भी काम उसने किया है वो लोगों तक अभी पहुंच नहीं रहे हैं। इसको लेकर एक कोई एग्रेसिव स्ट्रेटजी, कोई एक आक्रामक नीति बनाई जाए जिससे जो भी काम हुए हैं वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि जो राजनीतिक उथल पुथल मध्य प्रदेश में रही, उमा जी हटी, गौर साहब हटे, उसकी वजह से ये एक बड़ा डैमेज हुआ है। एक डैमेज कंट्रोल की कोई पॉलिसी आप लोग बनाने जा रहे हैं? डैमेज ना तो हुआ है और ना डैमेज होने की संभावना है, इसलिए डैमेज कंट्रोल के प्रति हम लोग कहीं बहुत सोच भी नहीं रहे। ये बात आपने जो पहली वाली कही वो बात ठीक है। ये जरूर समझ में आया कि हमारा जो एक भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संकोची स्वभाव है अपनी बात को कम बाहर जाके कहने का, उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि बहुत से काम तो हम अच्छे करते चलते हैं पर उसकी जानकारी नीचे तक नहीं पहुंचती है। खासतौर से हम स्वास्थ्य विभाग की बातचीत कर लें तो हमारे स्वास्थ्य विभाग की तो जितनी योजनाएं हैं, इनकी सफलता तो प्रचार और प्रसार पर ही निर्भर करती है। जब तक इसका प्रचार प्रसार गांव-गांव तक नहीं होगा, आम आदमी तक ये बात नहीं पहुंचेगी कि उसके लाभ के लिए हम कितनी योजनाएं बना रहे हैं। वो संस्था में आके प्रसव करा रहा है तो उसकी महिला को 1700 रुपए नगद मिल रहे हैं। यदि उसको अस्पताल में आके भर्ती होना है, गरीब आदमी है, तो उसको 20,000 रुपए तक की दवा मुफ्त में मिलेगी। कोई बड़ा इसका इलाज कराना है, 1.5 लाख रुपए तक की जरूरत है तो सरकार उसको दे रही है। 75,000 रुपए कलेक्ट्रेट लेवल पे उसको नगद में मिल रहे हैं। ये योजनाओं की जानकारी नहीं होगी तो लाभ नहीं लेगा। प्रचार होना चाहिए, इसलिए हमने निश्चित रूप से उस फ्रंट पे एग्रेसिव होकर काम करने का निर्णय लिया है। तो आप ये मानते हैं कि एक स्ट्रेटेजी तो जरूर तैयार हुई है कि लोगों तक क्या सरकार ने काम किया है उसकी जानकारी प्रभावी तरीके से पहुंचाई जा सके? स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से बनी हुई थी, उस स्ट्रेटेजी को और मजबूत किया जा रहा है और नए आयाम उसमें जोड़े जा रहे हैं ताकि हमारा प्रचार और नीचे के स्तर तक पहुंचे और आम जनता उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले।
एक चीज जो ये कही जाती है उससे आप कितने सहमत हैं कि मध्य प्रदेश में कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बड़े नाशुक्रे डिपार्टमेंट्स हैं, खासतौर से बिजली की हम बात करें जो कैलाश विजयवर्गीय जी संभाल रहे हैं वो जिम्मेदारी, आपका जो स्वास्थ्य विभाग है उसके बारे में भी कहा जाता है कि यहाँ जितना काम किया जाए उसका परिणाम नहीं मिलता। यही बात ऊर्जा के साथ कही जाती है। कहीं आपके मन में तो ये पीड़ा नहीं है कि ये विभाग ऐसा दे दिया गया जो बिल्कुल काजल की कोठरी है, जहाँ काम तो खूब करना पड़ता है लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं दिखता है? जहां तक मैं समझता हूं इस विभाग में 6 महीने के अंदर काम करने के बाद जो सफलताएं मेरे हाथ में लगी हैं, उसके बाद ये किसी को ये गलतफहमी नहीं रहना चाहिए कि यहाँ काम करने के बाद परिणाम नहीं निकलते हैं। यहाँ परिणाम भी निकलना है, उन परिणामों की चर्चा भी हो रही है और वो चर्चा आम आदमी स्वीकार भी कर रहा है। तो आप मानते हैं कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो आपके सामने चुनौतियां हैं आप उनका सामना करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? निश्चित रूप से चुनौतियों को, मैंने आपसे कहा ना, चुनौतियों को हमने स्वीकारा, उसको निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाई, उस कार्य योजना के लिए पूरे कैबिनेट का हमको सहारा मिला, बजट मिला, व्यवस्थाएं मिली और आम आदमी का सपोर्ट उसके लिए मिल रहा है, जिसके कारण हमको विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं क्रियान्वित होंगी, सफलीभूत होंगी और आम व्यक्ति को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाने में मदद में सक्षम होंगी। विश्नोई जी, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अजय विश्नोई जी। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगता है, इसको लेकर अपनी रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं हमको जरूर भेजें। हमारा पता नोट करें, खरी खरी ईटीवी मध्य प्रदेश, पोस्ट बॉक्स नंबर 1153, माध्यमिक शिक्षा मंडल, पोस्ट ऑफिस, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल। उसके साथ ही इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर।